नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। पता नहीं ये रेत का खूनी खेल कब थमेगा। जोरातराई जिला पंचायत सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला, फिर सारंगपुरी में कांग्रेसी नेता पुत्र की खुली धमकी, गाड़ाडीह में गोविंद साहू पर रेत माफियाओं का कहर और रेत मामले को लेकर दो गुटों के बीच खूनी झड़प। वारदातों का ये सिलसिला गवाही देते हैं कि शायद पुलिस और प्रशासन को किसी बड़ी घटना का इंतजार है जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरे। लोग अब दबी जुबान से बोलने लगे हैं कि जितना भाजपा के 15 सालों में दबंगई नहीं हुई, उससे ज़्यादा तो महज 2 साल में भूपेश सरकार को देखने को मिल रहा है। यानी सांप नाथ गया तो नागनाथ रेत खदान में आतंक मचा रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच रात के गहराते ही जब शहर खामोशी के आगोश में समा जाता है और सड़कें तकरीबन सुनसान हो जाती है, तब एक ही आवाज़ सन्नाटे को चीरती है और वो है रेत परिवहन के लिए दौड़ते हाइवा गाड़ियों की। मामला एक दो गाड़ियों का नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा गाड़ियों का किसी रेलगाड़ी की तरह लाइन से रोजाना आना जाना लगा रहता है। ये सिलसिला रेत उत्खनन की पाबंदी से जो शुरू हुआ था वो धड़ल्ले से आज तक जारी है। यानी पीले रेत का काला खेर रात के अंधेरे में बेखौफ चल रहा है। इस नज़ारे से आम जनता वाकिफ़ है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासनिक अमला आंखें मूंदे बैठा है। ये तस्वीर देखकर हर किसी के जहन में सवाल उठना लाजमी है कि रेत खदान कोई कुबेर का खजाना जैसा है क्या, जो जितना भी रेत निकालो कम नहीं होता। जी हाँ, स्टोरेज के नाम पर निकाले गए रेत कब के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन खनिज विभाग की मिली भगत से उत्खनन का काम रोज चलता है और मोटी कमाई सब मिलकर बांट लेते हैं। इसमें कांग्रेस की चाटुकार चौकड़ी और सरकारी अफसर बराबर के हिस्सेदार हैं। गौरतलब है कि अगर किसी ने इस गोरखधंधे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो जानलेवा हमले का शिकार हो गया। यही वजह है कि इलाके में कोरोना के कहर और रेत माफियाओं के आतंक की वजह से सन्नाटा है, घनघोर सन्नाटा, जिसे तोड़ने की हिम्मत ना तो विपक्षी दल भाजपा में है और न ही किसी दीगर संगठन में। जहां रात का 9 बजता है शहर में, इनका काफिला निकल पड़ता है 6-6, 12, 15 की टोलियों में, और इस शहर में फर्राटे से निकलते हुए बाहर निकल जाते हैं। सारे अधिकारी प्रशासन सब देखते हैं। एक छोटा सा बाइक अगर निकलता है तो नए गाड़ी का नंबर देख के रोक देते हैं, कागज़ कहाँ है। ये गाड़ियाँ इनकी सहमति के बगैर शहर से नहीं निकल सकती। कहीं ना कहीं प्रशासन का इनमें पीछे दरवाजे से रास्ता है। आए दिन हम देखते हैं, रात्रिकालीन हो चाहे दिन को हो, रेत भरी हुई हाईवा धड़ल्ले से रोड में चलती है। यहाँ तक कि हम कल रायपुर जा रहे थे, उधर भी हाईवा दौड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये धमतरी का उत्खनन है और ये रेत माफियाओं के द्वारा निरंतर भेजा जा रहा है। महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब नाटक के किरदार हैं। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, इस दौरान किरदार बदल जाते हैं। जी हाँ, 2018 के विधानसभा चुनाव में पर्दा गिरा और तस्वीर बदल गई। 15 साल तक तख्तनशी होने वाली भाजपा महज 15 सीटों में सिमट गई और कांग्रेस के सिर पर ताज सज गया। सूबे में बीते 2 सालों से भूपेश की सरकार है और भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालिया दिनों में मामला रेत खदान को लेकर गरमाया हुआ है, लेकिन इस वक्त नज़ारा जरा बदला हुआ है। 15 सालों तक सवालों के घेरे में रहने वाली भाजपा अब खुद सवाल खड़े करने लगी है। सवाल भी बड़े दिलचस्प हैं। रेत खदान की दबंगई, रेत माफियाओं का आतंक, कायदे कानून की धज्जियां और जनप्रतिनिधियों पर हमले जैसे कई मामलों को लेकर अब पार्टी ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। 22 सितंबर को भाजपा लाव लश्कर के साथ हुकूमत और हमले के खिलाफ धरना देने की बात कही। उसके कार्यकर्ता नेता सरकार और प्रशासन को कोसने और नारेबाजी करने के लिए जोश से लबरेज थे, लेकिन शायद उनकी बदकिस्मती थी कि शहर के नागरिकों की मांग पर पूरे 40 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और भाजपाइयों के मंसूबे आंसुओं में बहकर रह गए। खैर, कांग्रेस पार्टी और प्रशासनिक अमले ने राहत की सांस ली कि चलो एक विवादित मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले कुछ सालों में रेत नहीं रह गया है बल्कि सोना खान बन चुका है। शासन चाहे किसी का हो, रेत माफियाओं की सेटिंग इतनी तगड़ी है कि उनके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं होता। 12 महीना जब चाहे जिस खदान से पूरी रात गाड़ियाँ निकालकर, जेसीबी मशीन लगाकर, चेन माउंटेन मशीन लगाकर हजारों आईवा रोज निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन में बैठे लोगों को नहीं है, लेकिन ये पूरा खेल मिली भगत कर सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें और यह खेल लगातार जारी है।
पूर्व में डॉक्टर साहब रमन सिंह जी की सरकार थी और उस समय सरकार का उद्देश्य ये था कि गांव गरीब को और अपनी जनता को और पूरे ग्राम पंचायतों को किस प्रकार से सक्षम बनाया जाए, किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हीं उद्देश्य को लेकर डॉक्टर साहब चलते रहे। और इसी कारण उस समय ग्राम पंचायतों को जो उन्हें अधिकार दिया गया कि ग्राम पंचायतें स्वयं खदानों का संचालन करेगी और उसका जो कुछ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को मिलता था तो उससे ग्राम पंचायत अपने विकास के कार्यों में लगाती रही। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से ये देखा जा रहा है, जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, पूरे छत्तीसगढ़ का नक्शा बदल गया। अब यहाँ पर यदि चल रही है तो अकेले मुख्यमंत्री जी की चल रही है, उनके जो आसपास के जो उनके करीबी लोग हैं उनकी चल रही है। यहाँ तक कि खदानों में ये स्थिति कि हर खदानों में उनके एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ से जो राशि जाती है, जो राजस्व सरकार को प्राप्त होना चाहिए, वो उनके अड़ोसी पड़ोसी की जेबों में जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा के प्रदर्शन पर कांग्रेसियों का क्या नज़रिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आप करें तो कृष्ण लीला और हम करें तो छेड़खानी। बहरहाल रेत खदान में संग्राम का सिलसिला आने वाले दिनों में भी बदस्तूर जारी रहेगा और भाजपा कांग्रेस यह कहते रहेंगे कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पहले की सरकार में भी मंत्री विधायक के करीबी रेत की दलाली में चांदी काट रहे थे और बाकी छोटे कार्यकर्ता महज तमाशबीन बने बैठे थे। नज़ारा चाहे धमतरी का हो या कुरुद मगल्लोड इलाके का, दिन रात महानदी का सीना चीर कर रेत खुदाई का काम बेखौफ चलता था। सैकड़ों हाईवा गाड़ियाँ रेत निकालती थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद मशीनों से रेत निकाला जाता और खनिज अमला अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहता था। एक अनुमान के मुताबिक हर खदान से लाखों की वसूली सत्ता के करीबी ठेकेदार करते थे, जबकि पंचायत को रॉयल्टी के नाम पर महज 10-20 हज़ार ही मिलते थे। रेत के इस कारोबार में कई छुटभइये नेता महज 1-2 सालों में लखपति बन गए, जबकि भाजपा का ज़मीनी कार्यकर्ता सिर्फ ज़मीन में रह गया। अब जब सत्ता बदली है तो आम लोगों का यह मानना है कि महानदी के घाट पर तस्वीर तो जस की तस है, बस इसे अंजाम देने वाले नेता और ठेकेदार बदल गए। पंचायतों में दादागिरी, गांव वालों को घुड़की और प्रशासन की मिलीभगत से रेत का खेल तो बहुत पहले से खेला जा रहा है। बीते 15 सालों तक भगवाधारी नेता खदानों में लूट मचाए थे, अब गांधीवादी लोग नोटों को अपनी जेब में डाल रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि भाजपा सरकार के दौर में चंद नेता टाइप ठेकेदार चांदी काट रहे थे, बाकी लोग ठन गोपाल। उसी तरह भूपेश सरकार में भी सिपा सलारों की खास चौकड़ी मलाई खा रही है। बाकी 15 साल विपक्ष में रहकर लाठी डंडे खाने वाले कार्यकर्ताओं को छाछ भी नसीब नहीं, जिससे धीरे धीरे ही सही उनके बीच आरोप पनपने लगा है और वे अब अपनी ही सरकार के खिलाफ चौक चौराहों में बोलने से परहेज नहीं करते। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मामले में धमतरी के जागरूक लोगों का क्या है नज़रिया और समझते हैं रेत के खेल में बनती बिगड़ती तस्वीरों को। मैं 3-4 रेत खदानों का खुद निरीक्षण किया हूं और देखा हूं कि देर रात जैसे ही होती है हाईवा भर भर के पूरे रेत निकाली जाती है, दादागिरी के साथ रेत निकाली जाती है। उनको किसी का डर भय नहीं है और यहाँ तक भी पता चला है कि ये खनिज विभाग के मिली भगत से ये रेत निकाली जा रही है। माफियाओं की ताकत का अंदाज़ा तो आप लगा ही नहीं सकते। आज इनसे कोई भी अछूता नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी धौंसाने से बाज नहीं आते। देख लेने की धमकी दी जाती इनके गुर्गों के द्वारा। रही बात भाजपा और कांग्रेस, इसमें दोनों ही दल के लोग मैं ऐसा मानता हूँ कि बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि अभी एक खबर फिर चल रहा है कि अभी बीच में जो झगड़ा हुआ उसके बाद आपस में बैठाल के तालमेल बनाया गया है कि विवाद ना करें और सब मिलकर मिलजुल कर महानदी का सीना छलनी करे। और समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले स्थिति काफ़ी चिंताजनक होगी। उसके बाद सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आखिरकार भाजपा ने रेत खदान के मुद्दे को लेकर हुकूमत और अमले के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। यानी दूसरी जबान में कहें तो अब जिले में विपक्षी दल का वजूद नजर आने लगा है। भाजपा के प्रदर्शन का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि आम लोग यह कहते पाए गए कि रेत खदान के मामले को लेकर प्रदर्शन तो बीते 15 सालों से हो रहे हैं। यह अलग बात है कि अब झंडे बदल गए। पहले कांग्रेसी सड़क पर नजर आते थे, अब भाजपाई नजर आ रहे हैं। ऐसे में अतीत के झरोखे में झांकना जरूरी है, तभी रेत की सियासत को समझने की सहूलियत होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 15 सालों तक सत्ता में काबिज भाजपा के 15 सीटों तक पहुंचने में रेत खदान की लीला का भी खासा योगदान था।
खदानों में दबंगई, सड़कों की बुरी हालत और रेत से भरी गाड़ियों से आए दिन होते हादसों ने जनता के दिल में सरकार के खिलाफ गुस्सा भर दिया था, जिसका नतीजा 2018 के चुनाव में सामने आया। उसी तरह बीते 2 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता का बेजा फायदा उठा रही है और उसके नेता और प्रशासन इस मिलीभगत के खेल में शामिल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में कांग्रेस भी कुर्सी से हाथ ना धो बैठे, क्योंकि रेत की दलाली और भारी कीमत से आम जनता परेशान है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खासे मायूस। देखिए, हमारी पार्टी सत्ता में, हमारी पार्टी के किसी भी नेता का धमतरी जिले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का है तो आप मेरे को नाम बताइए। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, कांग्रेस के किसी भी नेता का इसमें कोई रोल नहीं। देखिए, कांग्रेस के बंधुओं के साथ हमें भी सहानुभूति है। वो अंदर से दिल से इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि किसके और कितने लोग इसमें खदान में हैं, और जो नहीं हैं वो अपनी दुख और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यदि कांग्रेस में नैतिक साहस है तो आए और मैदान में खड़े हो जाए और वो कहे कि चलिए खदानों को, अवैध रूप से जो खदानें चल रही हैं उसको बंद करने में हम आपके साथ हैं। तो ये था पीले रेत का काला खेल। वक्त के हिसाब से सब सियासी दल इस खेल को खेल रहे हैं और अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें देकर हाथी को रुमाल में ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक जो खदानें बंद हुई थी, उसके वजह से काला बाजारी बहुत फला फूला। आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि महानदी के रेत खदानों का चीरहरण तो बीते 2 दशकों से होता आ रहा है। क्या दीगर बात है कि दुर्योधन और दुशासन बदलते रहते हैं। खैर, जाने दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ में ग्रेट शो में राज कपूर होते तो इतना ही कहते कि राम तेरी महानदी मैली हो गई, रेत माफियाओं के पाप धोते धोते। महानदी के घाट में भई रेत माफियाओं की भीड़, कांग्रेसी गिर रहे नोट, भाजपा रहा है चिढ़। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।